तो क्या आप तैयार हैं हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 271 बीपीएससी में? सो विदाउट डिले आज के प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक रक्षाबंधन का सेलिब्रेट कर चुके होंगे, मिठाई विठाई खा लिए होंगे, राखी बंधवा लिए होंगे या बांध लिए होंगे। एंड इस प्रॉमिस के साथ ही हम लोग अब 71 बीपीएससी के डे 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग ग्लोबल इवेंट्स: बोयर वॉर, डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑफ इटालियन फोर्सेस बाय इथियोपिया। अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, तो अब आप लोग सोचें कि इसमें कौन सा पहले हुआ था। तो अगर मैं बताऊं, देखिए फर्स्ट नंबर अगर देखते हैं तो इटालियन फोर्सेस को जो इथियोपिया ने हराया था वो आपका 1896 में हुआ था। ओके, वही बोयर वॉर को लिया जाए तो बोयर वॉर जिसके लिए हमारे महात्मा गांधी को रिकॉग्निशन भी मिला था ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपका कब हुआ था? तो 1899 से 1902 के बीच। ठीक है, और अगर हम लोग देखें डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान, रशिया जो डिफीट हुआ था, रशिया डिफीट हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1905 में। तो अगर ऐसे हम लोग देख ले तो क्या आंसर हो सकता है आपका? तो बोयर वॉर तो आपका सबसे पहले इटालियन फोर्सेस ऑफ इथियोपिया ये आपका डिफीट हुआ, उसके बाद आप आगे हुआ। तो हम लोग सब थर्ड देख लेंगे, फिर आपका सेकंड हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड 1 2, ठीक है, ये होगा। एंड हियर वी गेट द राइट आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Question number 2. Which of the following events did not happen during Lord Curzon tenures as Viceroy? Deporting the Natu brothers of Pune from the country without trial, amending the Official Secrets Act and re-implementing it in a new form, implementing the Indian Universities Act, reducing the number of members of Calcutta Corporation through the Calcutta Corporation Act. तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं ना तो आई एम श्योर कि आप पीवाईक्यू का बहुत 3 या 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज वेरी केयरफुली। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके ऑप्शंस पे जाते हैं। कौन सा लॉर्ड कर्जन के टाइम नहीं हुआ? ओके, तो नाटू ब्रदर्स के जो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का टाइमिंग कब था वो तो पहले जानना होगा। तो लॉर्ड कर्जन का समय जो था वो 1899 से 1905 था। ओके, तो उसके समय में क्या क्या हुआ आपका? जो देखिए नाटो ब्रदर्स वाला जो हुआ था ना वो इनके समय नहीं हुआ था, वो आपका कब हुआ? 1894 से 99 के बीच, 98 के अराउंड, 97 98 के अराउंड हुआ था। तो नाटो ब्रदर्स का तो हुआ नहीं, तो लेकिन बाकी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया, और आपका इनफैक्ट कैलकाटा कॉरपोरेशन के मेंबर्स को भी उन्होंने कम कर दिया था। ठीक है, ताकि वो उनका वर्चस्व, उनका कंट्रोल बढ़ा रहे। तो कौन सा नहीं हुआ? नाटू ब्रदर्स। अब इसी के लिए आपका हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को भी ट्रायल हुआ था इसका, तो आपको याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन 1905 द following 2 resolutions were passed in the annual session of the Indian National Congress under the presidency of गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका 2 रिजोल्यूशन पास हुआ था, टू क्रिटिसाइज द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड टू सपोर्ट द एंटी पार्टीशन कैंपेन एंड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। एट विच प्लेस वॉज द सेड एनुअल सेशन हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ था? जो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे, जो भी मतलब पार्टीशन को क्रिटिसाइज किए, चाहे एंटी पार्टीशन कैंपेन को सपोर्ट किए, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किए, वो कहाँ हुआ था आपका? तो आपका कैलकाटा में हुआ, सूरत में हुआ, बनारस में हुआ या कानपुर में हुआ? तो देखिए हाँ, क्या ये कैलकाटा में हुआ? कैन वी जस्ट चेक? लेट्स चेक, क्या वो कैलकाटा में हुआ? अरे ये तो गलत हो गया, क्योंकि वो कैलकाटा में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका बनारस में। ठीक है, एंड हियर वी गेट द राइट आंसर। एंड नाउ आई विल टेल यू कि क्यों ऐसा था। तो एनुअल सेशन जो 1905 का था ना, वो आपका 21st एनुअल सेशन था। ठीक है, और उसमें ये दोनों ही क्योंकि देखिए 1905 में आपका अनाउंस हो चुका था, एंड वो बहुत ही आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ही गलत था ऑन ब्रिटिश बिहाफ, उनका एक्शन बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था, तो उसी का आपका पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज वगैरह किए गया था। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल सेशन डिड द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव? 18th में,
28 में, 22 में या 24 में? तो किस में हुआ आपका? तो हमने अभी देखा कि जो 1905 का था वो 21 था, और 1906 का जो था, जो कि आपका कैलकटा में हुआ था, वो आपका उसमें बोला गया था कि ये स्वराज इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उस समय प्रेसिडेंटशिप किसका था? क्या वो CR दास थे? क्या वो दादा भाई नारोजी थे? क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे? या क्या वो SS बनर्जी थे? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। खैर, मैं तब तक ये बताती हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, कि इसका सेशन कौन सा था, 18 था, 20 था, 22वां था या 24वां था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22वां। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इन विच प्रोविंस वॉज अ कमिटी कॉल्ड स्वदेश संगम फॉर्म्ड बाई अल्ट्रा नेशनलिस्ट? तो देखिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है वो कहाँ बनाए थे ये कमेटी को? बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जो आपका स्वदेशी मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो था ना, उनका वो एक नया फॉर्म देना चाह रहे थे, और इसमें क्या होता कि कमिटीज़ बनती, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनते, और उससे एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन के रूप में इमर्ज होते। और इसी के लिए BO चिदम्बरम जो थे, पिल्लई और सुब्रमण्यम आपका, वो लोग मिल के, कुछ लॉयर्स थे बेसिकली, कौन से? चिदम्बरम, पिल्लई और आपके, अभी मैंने क्या बोला, देखिए, सुब्रमण्यम शिवम। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कुछ लॉयर्स को लेके इन्होंने ये बनाया, स्वदेशी संगम बनाया, और ये कहाँ पे थे? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड अगस्त 1906 अंडर द नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। हु वेयर मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज रिस्पेक्टिवली? तो आपका सब मैं इसको हिंदी में समझा दूं कि बंगाल नेशनल कॉलेज बना 1906 में। ठीक है, और उसी समय आपका क्यों बना था? क्योंकि हमारा स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गया था, तो हमारा नेशनल एजुकेशन को हम लोग को प्रमोट करना था, इसी के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज बना। तो उस कॉलेज के पहले प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल कौन रहे? अरबिंदो घोष, रासबिहारी घोष, रासबिहारी घोष एंड अरबिंदो घोष, मतलब कौन से? रासबिहारी घोष एंड विपिन चंद्र पाल, एंड विपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसके देखिए, प्रेसिडेंट रहे थे हमारे रासबिहारी घोष, और उनकी प्रिंसिपल रहे थे अरबिंदो घोष। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये कॉलेज बेसिकली ना इंस्पायर हुआ था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की स्कूल शांति निकेतन से। ठीक है, शांति निकेतन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1901 में। बंगाल नेशनल कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ? आपका 1906 में। किसके अंदर? नेशनल एजुकेशन जो आपका पॉलिसी लॉन्च हुआ था हमारे कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, व्हेन वाज द इंडियन स्कूल सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इस्टेब्लिश्ड? 1901, 1903, 1905 या 1907? तो देखिए, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? तो कल्चरल वर्ल्ड पे पड़ा। इसी समय बहुत सारे नेशनलिस्ट पोएम्स और सॉन्ग्स भी कंपोज हुए थे, और इसी के लिए हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें आपका राजपूत पीरियड का और अजंता पीरियड का जो भी पेंटिंग्स था उसको एक्सप्लोर करके उसमें आपका डिटेलिंग किया गया, उसको लाइट में लाया गया कि ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रिटिश के डिज़ाइन को फॉलो करना है, हमारा जो एंशियंट टाइम है, पीरियड है, हमारा हिस्ट्री है, वो बहुत इनरिच्ड है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1907। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर based on the appropriate option. Establishment of India's House by Swamiji Verma. Khudiram Bose and Prafulla Chakki attempted to murder district judge Kingsford of Muzaffarpur district of Bihar. Publication of weekly paper named Yugantar was started. Murder of Nasik district magistrate Jackson by Anant Kanheri. ठीक है, तो अब इसको अरेंज करना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा 8 का देखें, तो सबसे पहले फर्स्ट का श्यामजी वर्मा का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? आपका 1905 AD। ठीक है, इंडिया हाउस कहाँ पे बना था आपका? ये आप मुझे कमेंट पे बताएं। ठीक है, चलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी का जो ये था, मर्डर करना चाह रहे थे वो
मुजफ्फरपुर में। वो कब हुआ था आपका? 1908 में। यस, ओके। अगर हम लोग देखें युगांतर, तो युगांतर कब पब्लिश हुआ था आपका? स्टार्ट कब हुआ था? तो युगांतर स्टार्ट हुआ था आपका, देखिए 1906 में ही, ठीक है। और अगर हम लोग देखें मर्डर ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट जज जैक्सन बाय अनंत कन्हरे, तो अनंत कन्हरे ने जो जैक्सन को मारा वो एक्चुअली थोड़ा लेट अराउंड तब हुआ था जब सबको अरेस्ट कर लिया था ना, और हमारा सब लाल बाल पाल घोष सब अलग अलग हो गए, तो लोगों में आक्रोश था। अब उस आक्रोश के ये आपका उनको ये किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था और मर्डर किया गया था। तो अगर हम लोग को इतना पता है तो क्या हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकली और ये कर सकते हैं, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, श्यामजी वर्मा। उसके बाद हमारे आ जाएंगे युगांतर, तो 1, देन 3, देन आपका खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी, तो 2 हो जाएगा, एंड देन 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 2 4, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blanks with the appropriate word given in the option. To punish the workers of Gadar party, the government enacted the Defense of India Act in the year. तो देखिए गदर पार्टी कब हुआ था बेसिकली, ये कौन से 2 इंसिडेंट्स थे जिनके कारण गदर पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो क्या हो गया उसका, क्यों हो गया था? एक था कोमागाटू इंसिडेंट और एक था वर्ल्ड वॉर 1। ये दोनों के कारण जो हमारे गदर पार्टी कहाँ पे आपका हुआ था, क्या वो पेरिस में था, वो जेनेवा में था, वो सैन फ्रांसिस्को में था, या फिर वो जापान में था? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। वैसे मैं एग्ज़ाम हिंट बता देती हूँ, ये जो सिटी है वो ये यूएसए में है, ओके। चले, तो इसमें कौन सा ईयर हो जाएगा? 1913, 14, 15 या 17? तो आंसर हो जाएगा इसका 1915। तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी शुरू हुआ था, ओके। और उनका था कि वो लॉन्च करने वाले थे यहाँ पे हमारा अपना मतलब एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को लॉन्च करने वाले थे इंडिया में, और इसी के लिए उनको कंटेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लॉन्च किया, मतलब ये लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवॉल्यूशनरी पब्लिश द रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर कॉल्ड भारत माता? तो भारत माता को किसने लाया था? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, वीडी सावरकर या लाला हरदयाल? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा, सोचें क्या हो सकता है आपका? तो देखिए अजीत सिंह, ठीक है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पंजाब के, और इसमें आपका हम लोग देखे हैं कि लाला लाजपत राय पंजाबी में वो भी लिखते थे, और अजीत सिंह लिखते थे आपका अंजुमन व मोहिस्बन वतन, ठीक है। भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। तो वैसे ही आपके ये इन्होंने ये भी लिखा था, क्या कहते हैं, भारत माता भी लिखा था, ओके। चले, ऑल इंडिया होम रूल लीग वॉज फाउंडेड बाय हुम? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष या जीके गोखले? किसके द्वारा फाउंड किया गया था आपका? तो एनी बेसेंट, यस। देखिए बेसिकली एनी बेसेंट ने ना ऑल इंडिया होम रूल लीग क्यों फाउंड किया, कहाँ पे फाउंड किया, सबसे पहले तो ये बताएं। तो ये मद्रास में फाउंड हुआ था, कब? 1916 सितंबर में। और मद्रास के अलावा इसका जो ब्रांच था, बेसिकली देखिए अगर आप होम रूल लीग, आपको याद होगा कि 2 ब्रांचेस थे, एक हमारा बाल गंगाधर तिलक था और एक था एनी बेसेंट का। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ना वो थोड़ा सा क्लोज वाला था उनका, आपका एनी बेसेंट का थोड़ा लार्ज था। 200+ ब्रांच थे इनका, स्टार्टिंग आपका मद्रास से हुआ, एंड यहाँ तक कि मुंबई वगैरह में भी आपका इनका था, एनी बेसेंट का था। और महाराष्ट्र में उसको छोड़ के कुछ एरियाज़ को, मुंबई वगैरह को छोड़ के बाल गंगाधर तिलक जी का था, ठीक है। क्योंकि दोनों चाहते थे कि दोनों ही होम रूल लीग बनाए, लेकिन दोनों के फॉलोअर्स जो थे वो आपस में उतना अच्छा से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे। तो इट वाज अ वेरी गुड डील कि आप जिस लीडर को जो फॉलो कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजीज के हिसाब से सेम चीज़ बनाओ, ताकि लोगों को वो जो नेशनलिज्म है, वो जो पैट्रियटिज्म है, लॉयलिज्म है, वो सब आप में कंटिन्यू रहे, ओके। सो आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग इट, एंड अगर आप लोग को इन्जॉय कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड अगर ये फॉर्मेट ठीक है
तो उसका भी आप रिव्यू दें मुझे, और आगे कौन से टॉपिक अगर आपको चाहिए एडिशन में तो वो भी बताएं, हम लोग उसको तुरंत कवर करेंगे, क्योंकि अब 71st बीपीएससी दूर नहीं है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमें आपका व्यूज़ पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन बिलो। The British government announced the annulment of Bengal partition in the year 1911, और रीजन क्या था? द गवर्नमेंट feared the emergence of revolutionary terrorism। तो जो पार्टीशन बंद हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि क्या वो जो गवर्नमेंट थी उनको ये था कि रिवोल्यूशनरी जो टेररिज्म है वो बढ़ जाएगा? तो एक्चुअली में दोनों सही है, और जो रीज़न है वो सही है। दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। पहला सही है, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग, या फिर आर इज़ करेक्ट एंड ए इज़ रॉन्ग। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ए। क्योंकि देखिए, जो 1911 में जब बंद हुआ, आपका बंगाल ऑफ पार्टीशन का ख़त्म हुआ और फिर हम लोग कैपिटल को भी दिल्ली में शिफ्ट कर लिए, वो यही कारण था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़ चुके थे। 1908-9 तक आपका एक्सट्रीमिज़म का थोड़ा डिक्लाइन हो गया था। तो जो लोग आपकी उसको सपोर्ट कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट्स को, मॉडरेट्स को, वो लोग अकेले हो गए थे, एंड दे फेल्ट कि अब मुझे खुद ही कमान उठाना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ रिवॉल्यूशनरी फेज ऑफ फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी फेज स्टार्टेड। ओके, चलें। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन यूरोप, कंपटीशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज इन यूरोप। तो कौन कौन सा कारण है आपके यूरोपियंस क्यों पहुँचे यहाँ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा, 2 and 3, 1 and 2 एंड 1, 2 and 3। तो क्या इसका आंसर रहेगा आपका? बेसिकली देखिए, अगर आप देखें तो क्यों पूरा सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे पोर्तुगल और स्पेन, उसका डच, क्यों ये सब भेजने लगे? आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ अचानक से सारे कंट्रीज़ भेजने लगे? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल गिर चुका था एंड वहाँ पे अब हमारी दूसरे की सत्ता थी। तो वहाँ पे कंट्रीज़ को लगा कि अब वी नीड टू एक्सप्लोर न्यू रूट्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो तीनों ही सही होगा। और साथ ही साथ इंडियन गुड्स का जो यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपके स्पाइसेस जो थे, यवन प्रिया फॉर एग्जांपल, जो ब्लैक पेपर होता है, वो कितना आपका डिमांड में था, उसको तो यहाँ तक कि गोल्ड से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, चले। क्वेश्चन नंबर 14, Who was the ruler of Delhi when Vasco da Gama reached India? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बाबर एंड हुमायूं। तो आपका आप ये बताएं कि वास्को डी गामा कब पहुँचे? तो वास्को डी गामा जब पहुँचे थे वो 1498 में पहुँचे थे। ठीक है, और उस समय आपके बाबर तो बहुत बाद आए, क्योंकि वो तो हुमायूं से वो आपका ये हुमायूं के पिता थे और हुमायूं शेरशाह से लड़े थे, तो अराउंड 1526 के। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, तो क्या होगा? वो सिकंदर लोदी होगा। यस, क्योंकि सिकंदर लोदी को ही उस समय वो रूल कर रहे थे इन दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द चार्टर ऑफ मुगल रूलर फारुखशियार इन 1717? 1717 में कौन सा जो बात है वो इंक्लूड नहीं था चार्टर में? फ्री ट्रेड इन इंग्लैंड बंगाल इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल टैक्स ऑफ ₹30,000, कंपनी कॉइन्स वेयर लीगलाइज्ड इन बॉम्बे, फ्री ट्रेड इन सूरत इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल टैक्स ऑफ 10,000। उसके बाद द कंपनी वॉज गिवन concession in trade with the Mughals as compared to other European companies। तो इसमें क्या होगा? क्या नहीं एडेड था मुगल से, मतलब फारुखशियार के आपका चार्टर में? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? देखिए, फारुखशियार का जो कहना था ना, वो था कि आप मुझे 30,000 रुपये दो और आप बंगाल में फ्री ट्रेड करो, या तो आप कॉइन मिंटिंग भी आपका अलाउड हो गया था, एंड फ्री ट्रेड सूरत में भी हो गया था। उस वहाँ के लिए तो सिर्फ 10,000 चाहिए थे, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि फ्री ट्रेड होगा सूरत में इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल टैक्स। टैक्स का बात वो ऐसा नहीं किया गया था। ठीक है, फी इज डिफरेंट, टैक्स इज डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन 16, हु फाइनली बैंड द जजिया टैक्स? जहांगीर शाह, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह,
या फारुखसियार? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बेसिकली जजिया टैक्स में इसलिए हटाए थे, वो कब से हटाए थे आपका? 1720 में। ठीक है, वो थोड़ा मोहम्मद शाह लिबरल माइंडसेट के थे, उनको उतना ज़्यादा वो ऑर्थोडॉक्सी और ट्रेडिशनल आपको मुसलमान को के रीतियों को उनको फॉलो नहीं करना था। ठीक है, मोहम्मद शाह, यस। हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल? मीर जाफर, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला या मुबारकुद्दौला? तो कौन सा हो जाएगा? मीर जाफर कब था? 1763 से 1765, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको हटा दिया गया। अगर नजामुद्दौला का बात करें तो 1965 से लेकर 66 तक वो थे। ठीक है, सिराजुद्दौला मतलब सैफुद्दौला जो थी 66 से लेकर 70 तक वो भी थे। एंड मुबारकुद्दौला जो था वो भी आपका 70 से लेकर 75 तक थी। तो इसका आंसर कौन सा सिर्फ हो जाता है? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर नहीं होगा, मैंने क्या बोला इसमें? मुबारकुद्दौला लास्ट। आप क्या, मीर जाफर कैसे होंगे? मीर जाफर तो सबसे ये इनिशियल ही है। ठीक है, और उसके बाद मीर जाफर के बाद आए नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर सैफुद्दौला के बाद आए मुबारकुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर डिड द पटना मैसेकर टेक प्लेस? 1761, 1762, 1763 या 1764? कब हुआ आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 1763। तो बेसिकली 1763 में क्या हुआ ना, एक मुगल ब्रिटिश एजेंट थे एलिस। देखिए मैं बता देती हूँ, 18 नंबर अगर बताएं तो एजेंट कौन थे? एजेंट ब्रिटिश के थे, एलिस। और उन्होंने अटैक कर दिया और कैप्चर कर लिया पटना को। उस समय वो जो मतलब आपको वहाँ पे मीर कासिम थे। ओके, आफ्टर उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई मेरे एरिया पे आप अटैक कर दिए हो, तो मीर कासिम तुरंत एक एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं और फिर पटना को वापस से कैप्चर कर लेते हैं, साथ ही साथ एलिस को मार देते हैं। और यही सब जो है इंसिडेंट पूरा पटना मैसेकर के नाम से फेमस है। ओके, तो कौन सा डेट हो जाएगा? 1763, यस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग रिगार्डिंग शिवाजी महाराज? तो 1659 AD मर्डर ऑफ अफजल खान, 1664 AD फर्स्ट सूरत विक्ट्री, 1665 AD ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड 1676 AD डेथ ऑफ शिवाजी महाराज। अब आप ये बताएं, मैंने तो ये टच कर दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी तीनों में कौन सा सही हो सकता है? थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिए कि इसका क्या होगा। जो डेथ ऑफ शिवाजी महाराज है वो 1667 में नहीं हुआ था। आपका कब हुआ था? $180 में। ओके, तो 1680 में उनका डेथ हुआ, क्योंकि 74 में उन्होंने खुद को राज्याभिषेक किया था। और उनके राज्याभिषेक में कौन थे? स्कॉलर गंगा भट्ट थे। और 74 में ही उन्होंने अपने आप को टाइटल लिया था छत्रपति, और छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए थे। ओके, इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ इनसर्कलमेंट रिलेटेड टू? मतलब रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड एरनबोरो? तो इसका क्या होगा? तो इसका आपका बेसिकली क्या होता है, इनसर्कलमेंट में मतलब क्या होता है कि आप एक चारों तरफ एक चौहद्दी बना दो। ठीक है, तो इसके बारे में ना आपका वॉरेन हेस्टिंग्स का ये पॉलिसी था कि नॉन इंटरवेंशन होगा। देखो अगर मैं ऐसे थोड़ा सा लिख देती हूँ, नॉन इंटरवेंशन ये किस टाइम से किस टाइम तक था? 1752 से लेके 58 तक। ओके, और इसका क्या था ना कि अगर मुझे ये पोर्शन को प्रोटेक्ट करना है तो अगर मैं थोड़ा बफर स्टेट का काम करूँ, मैं इस लोगों को ना ही इनको जीतूँ भी ना और इनको छोड़ूँ भी ना, थोड़ा सा इसमें कनेक्टेड भी रहूँ और थोड़ा सा इससे दूर भी रहूँ, अलूफ भी रहूँ। तो ये वाला जो इंसर्कलमेंट वाला पॉलिसी था, इट वॉज रिलेटेड टू, इट वॉज आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सो चले, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट्स दैट अडॉप्टेड द सब्सिडियरी ट्रीटी? मैसूर, तंजौर, पेशवा, अवध, गायकवाड़ या सिंधिया? क्या हो जाएगा? तो आपका थोड़ा सा ये टफ है, इसलिए आपको याद होना चाहिए।
मैं आपको बताती हूँ। देखिए 21 में जाते हैं। 1798 में हैदराबाद, ठीक है। अगर आप 99 जाएं तो आपको बैटल ऑफ मैसूर तो याद होगा, मैसूर, ठीक है। उसी साल तंजौर भी हुआ था। देन 1801 में अवध, ओके। 1802 में पेशवा, 1803 में सिंधिया एंड उसी साल गायकवाड़ भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? हो जाएगा यस। देखिए वन आपका क्या है, आपका तंजौर और मैसूर पहले था, 99 में ही हो गया, तो ठीक है। तो 1-2 आपका हो गया। अब क्या है कि आपका उसके बाद अवध हुआ था, फिर पेशवा हुआ था, एंड उसके बाद आपका हो गया था गायकवाड़, सिंधिया और गायकवाड़, ओके। चलें, क्वेश्चन नंबर 22। In the permanent settlement, the share of landholder landlords was fixed at 1/10. In the Mahalwadi settlement, the farmers had ownership rights over the land. अब इसमें से कौन सही है? दोनों सही है, एक सही है, दूसरा सही है, या कोई भी सही नहीं है? अब आप ये सोचें कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो बेसिकली देखिए इसका क्या है ना कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो कौन लाने वाले थे? कॉर्नवालिस लाने वाले थे। कब लाए उन्होंने? 1793, 1793 में। और एरिया कौन सा था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब इसमें ना आपका 1/10 नहीं 1/11 था, ठीक है। साथ ही साथ पट्टा सिस्टम था, सनसेट लॉ था कि आज शाम में आपको इतना पैसा जमा करना है, अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपको फिर उस जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट ऑल अबाउट। क्योंकि जो कॉर्नवालिस भी थे वो भी अपने मतलब यूरोप जहाँ से वो आए थे वहाँ पे वो भी जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, लैंडलॉर्ड्स के फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ही थॉट कि जैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है वहाँ वैसे ही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ओके। चलें, लेकिन महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या होता था ना कि फार्मर्स को ओनरशिप राइट्स होते थे। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रीजन फॉर द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? क्या हो जाएगा? To meet the needs of European industries, construction of modern and fast moving ships, land revenue system, American Civil War। क्या होगा? तो इसका देखिए कॉमर्शलाइजेशन क्यों हुआ? यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ की नीड्स को मीट करने के लिए, सही बात है भाई। मॉडर्न शिप्स बने उसके लिए टिम्बर चाहिए था और फिर रिसोर्स चाहिए था, तो उसके लिए भी, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और साथ ही साथ अमेरिकन सिविल वॉर हो गया था। तो अब हमें उनको जो मतलब अमेरिका अब नहीं एक्सपोर्ट कर सकता था कॉटन, ठीक है। तो अब उसके लिए कॉटन वॉटन उगाने के लिए भी एक जगह चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा अनाज उगाते थे उसको कॉटन में कन्वर्ट कर दिया था। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलें, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? 31 दिसंबर 1906, 30 नवंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 या 25 दिसंबर 1906? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906, जो कि सी है। एंड मैं इसके बारे में बता दूं तो मुस्लिम लीग जो है ना वो कौन उसके फाउंडर थे? सलीमुल्लाह, ठीक है। सलीमुल्लाह उसके फाउंडर रहे। आगा खान जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। चले, सलीमुल्लाह जो थे कहाँ के थे? आपके ढाका के थे, ओके। उनके लीडरशिप में मुस्लिम लीग बना। कब बना? 30 दिसंबर 1906, मतलब 1907 के एक दिन, 31 के एक दिन पहले, ओके। तो चले, Who presided over the सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907? 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर कि इस समय आपका हुआ था, प्रिजाइड किए थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के का वो एक मॉडरेट थे, और इसी में आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए थे। चलिए, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार 1911? अब इस समय कौन थे हमारे? लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड रेडिंग थे, लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? हार्डिंग 2। तो बेसिकली 6 मई 1910 को जॉर्ज 5 बन गए किंग ऑफ इंग्लैंड, ओके। और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एक रॉयल कोर्ट बनाया गया, मतलब दिल्ली में अरेंज किया गया, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को। और वहीं पे लॉर्ड हार्डिंग 2 जो थे उन्होंने अनाउंस किया था
कि अब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोग रद्द करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चंस जान सकते हो। तो कौन सा किंग बना था, कौन से किंग बने थे, जॉर्ज 5। कब बने थे, 1910 मई में, ठीक है। उसके बाद कौन सा वाइसरॉय थे उस समय, हार्डिंग 2 थे। किसने कैंसलेशन किया था बंगाल के पार्टीशन का, हार्डिंग 2 ने किया था। सो यू लाइक दिस इज हाउ यू मतलब एनालाइज द टेस्ट सीरीज, एनी टेस्ट सीरीज यू वर्कआउट, आप ऐसे करके क्वेश्चन से आंसर्स को मानो, ठीक है। इन विच ईयर द वाज द नेटिव मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, 1856, 72, 1891, 96। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो आपका आया था 1872 में। अब इसमें क्या था कि नेटिव मैरिज एक्ट्स के आने के कारण मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वॉज प्रोहिबिटेड। 14 साल की से कम की बच्चियों का शादी नहीं हो सकता है। और ये किसके कारण हुआ था, किसके एफर्ट के कारण हुआ था, तो केशव चंद्र जी जो थे उनके एफर्ट्स के कारण ये हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु फाउंडेड द इंडियन लीग, धरिका नाथ टैगोर, जॉर्ज थॉमसन, राधाकांत देव या शिशिर कुमार घोष। कौन होंगे आपकी, तो इसका आंसर होगा इंडियन लीग को फाउंड करने वाले शिशिर कुमार घोष थे। इन्होंने 1875 में फाउंड किया था इसको। और जो शिशिर कुमार घोष थे ना, वही ओनर थे अमृत बाजार पत्रिका की, अमृत बाजार पत्रिका या अमृत ऐसे ही बोल सकते हैं आप। और इसके लिए इसका मतलब ये अमृत बाजार पत्रिका क्यों था, तो उनको ना नेशनलिज्म राइज करना था, लोगों में नेशनलिज्म को डालना था, ठीक है, इसीलिए। ए रेस्क्यू कमेटी वॉज फाउंड to defend the Kakori case revolutionaries in court. Who was the chairman of this defense committee? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू या गिरजा प्रसाद। कौन सी मतलब रेस्क्यू कमेटी में के कौन सी चेयरमैन थे, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, गोविंद बल्लभ पंत। ओके, देखिए अब मैं इसका कहानी पीछे का बताती हूँ। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी वाला इंसिडेंट हुआ था आपका, ठीक है, जिसमें काकोरी जो आपका काकोरी के प्लेस पे लखनऊ सहारनपुर डिवीजन में आपका एक पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था। अब इस इंसिडेंट को काकोरी इंसिडेंट कहते हैं। इसमें 29 लोगों का अरेस्ट हुआ था, ठीक है, और 4 लोग को फांसी मिली थी। राजेंद्र लहरी को फांसी मिली थी, किसमें, काकोरी में। तो अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि काकोरी इंसिडेंट में किसको फांसी मिली थी, तो राजेंद्र लहरी, ठीक है। रोशन सिंह को जेल हुई थी इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खान को फैज़ाबाद जेल में। और इन्होंने ही ये आपका इनमें से एक ने चंद्रशेखर आज़ाद का ये आपका वो चले गए थे, वो भाग गए थे, ठीक है। इसीलिए रेस्क्यू कमेटी बना था हमारा किसके अंदर, गोविंद बल्लभ पंत के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हाउस इन पटना, पोर्तुगीज, डच, डेन या इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हुआ था ना वो डच ने इस्टेब्लिश किया था कब, 1632 में डच ने इस्टेब्लिश किया अपना ट्रेडिंग सेंटर पटना में। और वहीं से वो मतलब कॉटन टेक्सटाइल, सॉल्ट पीटर ये सब में अपना बिजनेस करते थे। चलें, इन विच ईयर द लोटा रेबेलियन कैरिड आउट बाय द प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर जेल। तो ये कब हुआ था आपका, 1854, 1855, 1856, 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1856। ओके, देखिए जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके जस्ट एक साल पहले लोटा रिवेलियन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए पहले क्या था ना कि सबको ब्रास का मिलता था, ठीक है, लोटा वगैरह। लेकिन अभी 1856 में क्या किया गया कि सबको मिट्टी का लोटा दे दिया गया यूज़ करने के लिए, जो कि एज अ इंसल्ट लगा लोगों को। तो उन्होंने लोटा रिबेलियन किया था 1856, रिमेंबर, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन मिला है। यू गाइज प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग अभी फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, या फिर मैं वापस से पीपीटी वाले फॉर्मेट में आऊँ, या फिर मैं और क्या इनोवेशन कर सकती हूँ, या आपको कौन से टॉपिक चाहिए। वी वुड लव टू हैव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को बताएं कि कैसा लग रहा है आपको और क्या चाहिए, ठीक है। ऑन विच डे डिड रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट इन बिहार, 10 जून 1857, 12 जून 1857, 8 जून 1857 या 11 जून 1857। इसका क्या आंसर होगा, तो 12 जून 1857। अब ये क्या है, बेसिकली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, ये बिहार में शुरू हुआ था जब 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट रोहिणी विलेज में
जो था आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट में रोहिणी विलेज है, ठीक है। और वहाँ पे एक 32nd इन्फेंट्री थी जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें आपका जो नॉर्मल, देखिए मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ 32, तो इसमें कौन किन का डेथ हुआ था, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एंड डॉक्टर ग्रांट, इन दोनों को मारा गया था। और इसके कारण ये सर्जन थे और ये लेफ्टिनेंट थे, तो इनका मर्डर हुआ था। ओके, तो कब से स्टार्ट होगा, इसका होगा 12 जून। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे बिहार वाला, क्योंकि बिहार वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में हमारा आपको योग दिवस तो याद होगा 21 जून, ठीक है, 21 जून सबको याद है। अब योग में हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांति, बिल्कुल शांति। तो योग में 21 है, अब हम लोग को रिवेलियन करना है तो हमको उसको उल्टा करना पड़ेगा ना दिमाग को, तो इसलिए 12 हो जाएगा, तो 12 जून। ओके ओके, आई होप यू गाइज आर रिमेम्बरिंग दिस। चलो, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार, 27th सेशन, 37th सेशन, 52nd सेशन या 54th। तो बेसिकली 27th आपका पटना में हुआ था 1912 में, 37th जो है वो आपका हुआ था 1922 गया में, ठीक है। जो 54th सेशन है वो आपका रामगढ़ झारखंड, जो कि उस समय बिहार ही कंसिडर होता था, लेकिन जो 52nd है ना आपका, वो आपका यहाँ बिहार में नहीं हुआ था। ओके, तो 52nd वोंट बी इन बिहार। चले 34 नंबर, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, 3, 31, 2 या 0। तो पहला जो सेशन हुआ था ना आपका कांग्रेस का, उसमें कोई नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली आपका पहले वाले में कोई नहीं थे। दूसरे वाले में 31 पार्टिसिपेंट्स गए थे, आपके 31 डेलीगेट्स गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए सेकंड में, लेकिन फर्स्ट में कोई नहीं था, इसलिए 0 होगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि पहला जो था ना उसमें टोटल 72 थे, दैट्स करेक्ट, कि कितने टोटल डेलीगेट्स थे, 72, 72 जिसको कहते हैं हिंदी में, लेकिन बिहार से कोई नहीं थे फर्स्ट में, ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट कांग्रेस सेशन के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। In which year was Bihar Student Conference established? 1905 AD, 1906 AD, 1907 AD या 1908 AD? कब था? तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, होगा आंसर 1906 AD। ओके, इसमें क्या है ना कि लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन तो लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया 20 जुलाई 1905 को कि पार्टीशन होगा, एंड अक्टूबर में जाके ये हो भी गया। लेकिन इसके लिए आपको कि स्टूडेंट्स का जो मतलब जो लड़ाई हो रहा है, जो रिबेलियन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको और स्ट्रेंथन करना है हमें, इसलिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बना और 1906 में बना। ऑन विच डे डिड द मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट ऑकर, 30 अप्रैल 1908, 31 मार्च 1908, 1 मई 1908 या फिर 1 अप्रैल 1908। तो बेसिकली हुआ क्या था मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट में, कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने, हम लोग जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं इसी मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस पे, कि खुदीराम बोस और ये प्रफुल्ला चाकी ने क्या किया था, किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी, और वो गलती से वो नहीं मरे थे, कोई 2 लेडी मर गई थी, ठीक है। वहाँ पे एक कैनेडी की आपकी वाइफ थी और उनकी बेटी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो अब इसके कारण ना आपका उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो आपका खुदीराम बोस जो है ना, वो सबसे कम एज के आदमी हैं जिनको फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लेकिन खुदीराम बोस उनसे बहुत पहले उनका ये कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। और ये कब हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका 30 अप्रैल 1908 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इन विच ईयर वॉज गोलघर कंस्ट्रक्टेड इन पटना, 1782, 1784, 1786, 1789। तो कब होगा आपका, तो 83 में, 1783 में फेमिन आया था, अकाल आया था बिहार में, और बहुत ज़्यादा भारी था, वो बहुत दुखद था। तो इसीलिए हम एक आपका ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जॉन सोर, 37 जॉन सोर, उस समय, हाँ, इनके द्वारा आपका ये बनवाया गया था, ठीक है। इनके द्वारा जो आपका सजेस्ट किया गया था, कि नहीं, इसके द्वारा सजेस्ट किया था, जॉन सोर ने बोला था कि बनाना चाहिए, ठीक है। तो इनके सजेशन पे 1784 में सजेस्टेड, ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस, सजेस्टेड गोलघर।
तो बनाया किसके द्वारा गया था? जॉन गार्स्टिन, ठीक है। कब? 1784 में, ठीक है। मैच इन ट्राइबल मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन बिहार, पहाड़िया रिबेलियन 1778 AD, हो रिबेलियन 1828 to 21 AD, संथाल रिबेलियन 1855 to 56 AD, या सरदारी रिबेलियन 1835 से 55 AD। तो कौन सा होगा? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि पहाड़िया जो है वो 1778 में तो है, सही बात है। और वो कहाँ था? तो पहाड़िया राजमहल हिल्स में था। और इसके लीडर कौन थे? तो जगन्नाथ, किंग जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ थे। तिलका मांझी रिबेलियन जो आपका इसमें तो नहीं दिया है। हो रिबेलियन की अगर बात करूँ मैं, तो हो रिबेलियन आपका 1820-1821 में आपका सिंगभूम में हुआ है। संथाल रिबेलियन का इसका सही समय है 1855-56 में है। और सर सरदारी रिबेलियन है वो 35 से 55 नहीं, वो आपका 58 से लेके 95 तक है। तो ये आपका आंसर होगा कि सही समय नहीं है, ये 85 है। ओके, सॉरी मतलब ये आपका 58 है, 1858 से 95। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, विथ विच ब्रिटिश कैप्टन डिड वीर कुंवर सिंह फाइट हिज लास्ट बैटल? कैप्टन ली ग्रांड, आर लायल, डॉगलास एंड डनवर। तो किसके साथ लड़ाई हुआ था उनका लास्ट वाला? तो हुआ था ली ग्रांड के साथ। तो बेसिकली मैं इसमें कहानी बता दूं, और अगर आपको याद रखना है तो किसके साथ होगा? कुंवर सिंह ना एक ग्रैंड लाइफ जीते थे, उन्होंने 70-80 के एज में सबको नाको चने चबवा दिए थे। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि लास्ट में वो लड़े भी थे तो ली ग्रैंड से, कि ले भाई मैं तो ग्रैंड हूँ, तो ऐसे करके पूरा चौड़ में वो थे। ओके, तो बेसिकली अगर इसके पीछे का कहानी में बताऊँ तो 23 अप्रैल 1858 में ना एक इंजर्ड स्टेट में उन्होंने कैप्चर किया था। किसको? तो जगदीशपुर को। इसी साथ आपका कुंवर सिंह ना बहुत गंदी तरीके से ब्रिटिश आर्मी को हरा दिए थे, ठीक है, जगदीशपुर को जीतने के लिए। एंड उन्होंने अंतिम सांस कब ली? तो कुंवर सिंह ने अंतिम सांस लिया आपका 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। लोसार फेस्टिवल कहाँ होता है? मणिपुर में, असम में, नेपाल में, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पे होगा ये? तो तामू लोसार ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और वो कहाँ पे होता है? गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा होता है नेपाल में। ओके, और जिसका अर्थ है कि ये न्यू ईयर को मार्क्स द बिगनिंग। ओके, चले तो अगर हम लोग देखते हैं आगे, व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2025? कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन डेवलप्ड इंडिया in NRIs. NRIs are reliable partners for India's progress in Amrit period. आज़ादी का अमृत महोत्सव, रोल ऑफ NRIs in इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन डेवलप्ड इंडिया। तो बेसिकली देखिए, भारतीय प्रवासी दिवस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन हमारे गांधी जी का घर वापसी हुआ था, और इसी चीज़ को मतलब कॉमेमोरेट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और आपका 18th प्रवासी दिवस अभी मनाया गया है 25 में, और उसका क्या थीम था कि हमें जो ओवरसीज़ कम्युनिटी रहती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो आपका या फिर दूसरे कंट्रीज़ में होती है, उसका इंडिया में क्या प्रभाव है, कितना उनका योगदान है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे जाते हैं बहुत जल्दी। शहीद माधो सिंह हाथ कचरा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन से स्टेट से रिलेटेड है आपका? क्या ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये उड़ीसा है, या मध्य प्रदेश है? तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली ये आपका उड़ीसा से है, ठीक है। इसमें क्या है कि चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने ना शहीद माधो सिंह हाथ कचरा योजना को लॉन्च किया। कब? ताकि हम लोग ट्राइबल से स्टूडेंट्स को ना सपोर्ट कर पाएँ एजुकेशन में, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। हाथ खर्चा मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर किसको ज़्यादा होता है? स्टूडेंट्स को होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाग मार्क 2। नाग मार्क 2 इज अ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM। इट वॉज डेवलप्ड बाय द DRDO। तो क्या सही है क्या नहीं? क्या ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2? तो क्या हो जाएगा इसका? बेसिकली नाग मार्क 2 जो है ना, वो एक 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसको सही में DRDO ने ही आपका डेवलप किया है।
इसलिए आपको इसमें आपको बोल रहा है चूज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से कौन से गलत है। तो देख आपको अगर बताऊं मैं तो इसमें दोनों ही सही है। ओके, ये एक्चुअली में फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको आप लॉन्च करके ना आप छोड़ देते हो, ये अपने टारगेट पे जाके मार देगा, सिंपल। ठीक है। 44 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। और इसके बारे में क्या क्या हमने पता है, तो ये इट वॉज लॉन्च इन February 2024। और उसके बाद इट वो एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 2 करोड़ हाउस होल्ड्स। अंडर दिस स्कीम सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो क्या हो जाएगा ये आपका। तो पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि 2 करोड़ घरों को हम लोग फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये सही है, क्योंकि आपका ये हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ है एक्चुअली। ठीक है, तो क्या आंसर होगा 1 and 3। हु पब्लिश्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड असेसिंग एंड मेजरिंग इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइटी जिसको कहते हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक। कौन सा हो जाएगा आपका। तो माइटी के द्वारा ये पब्लिश किया गया है असेसिंग द एंड मेजरिंग इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसमें क्या होता है कि डिजिटल इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, ये देखा जाता है। तो इससे हमारा एक इम्पॉर्टेंट ये आपका टूल है टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी मेकर्स या बिजनेस से कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। It was organized by Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Tribal Affairs. It aims to improve access to health services for tribal communities under the Dharti Aabha Janjati Gram Utkarsh Abhiyan. Yeah, a letter of intent was signed for adopting a tribal block in Madhya Pradesh for research. क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका। फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, सही बात है, न्यू दिल्ली में हुआ था। आपका कहाँ हुआ था, 20 जनवरी को हुआ था, भारत मंडपम पे। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका नेशनल ट्राइबल है तो इसमें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो रहेगा ही। ठीक है, और हेल्थ है तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी रहेगा, तो ये भी सही लग रहा है मुझे। और अब इसका क्या एम होगा, तो हेल्थ सर्विसेज बढ़ाने के लिए ट्राइबल्स के लिए, तो ये भी चले सही है। लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट कहीं पे भी साइन नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया ज्वाइंड द यूरोड्रोन program as an observer nation. Which of the following countries is not involved in this program? USA, France, Germany and Italy. क्या होगा, तो इसका आंसर है आपका USA। USA ने मतलब इंडिया ने तो ज्वाइन कर लिया यूरोड्रोन प्रोग्राम को एज एन ऑब्जर्वर नेशन, और इसके साथ ही ये बन गया सेकंड एशिया पैसिफिक का कंट्री, जो कि जापान के अलावा इंडिया ने किया है। ओके, अब क्या है कि इस मूव से ना हमारा इंडिया का जो ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो तो बढ़ेगा, वो सही है, लेकिन इसको यूएसए ने नहीं साइन किया है। लेकिन इसके आगे चलते हैं, चलने से पहले यूरोड्रोन प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। तो ये एक 4 यूरो मतलब यूरोपियन, तो 4 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है, जिसमें कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। और इसको कौन मैनेज करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन। ओके, तो इसके द्वारा आपका ये चल रहा है। चले, एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट का है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है आपका एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024, और ताकि इसके थ्रू लोग क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएंगे। और इसमें क्या करने का उनका है कि हम लोग जो स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है, उसको एक मेजर हब बनाना है, किसके लिए, एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 सेकेंड लास्ट है। वेल डन गाइज, अगर आप अभी तक हैं तो। और वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर्स लॉन्च्ड। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड तेलंगाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका। देखिए, फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो सिक्किम में। ओके, यस। तो बेसिकली यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं राजीव रंजन, उन्होंने इसको लॉन्च किया कहाँ पे, सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके,
और इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल एंटीबायोटिक फ्री फिश फार्मिंग को हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 2025 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडोनेशिया। वेरी गुड। एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो वो थे आपके चीफ गेस्ट 2025 के रिपब्लिक डे परेड में। और इस एक्ट से हमारा जो रिलेशनशिप है इंडिया और इंडोनेशिया का वो बहुत आगे बढ़ेगा। इससे हमारा इन्हेंस होगा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, और साथ ही साथ हमारा जो इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है ना रिलेटेड टू रामायण महाभारत, वो भी आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। ये डे 2 है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या हम लोग इसका सीरीज़ को कंटिन्यू करें या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के वे में आप लोग देखना चाहते हैं। तो अपने सारे व्यू पॉइंट्स आप लोग बताएं, कोई कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंक्लूड करें। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।